चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ग्रेड ए है पहले हम इसके चैप्टर्स कर लेते हैं, बिकॉज इसमें से हमें अप्रॉक्सीमेटली 8 नंबर तक का पेपर में टेस्ट होना ही होना है। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपना सेल्स टैक्स और हम आगे मूव करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ तो जो आई कैप की किताब थी, जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, उसका चैप्टर नंबर जो है वो 1 है। और जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 है, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ लिख के चल रहे होंगे। चैप्टर जो है ये सारा बेसिक्स वाला है। इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो बेसिक्स ही आती है, और बेसिक्स ही हम क्या करते हैं इसमें से लेके चल रहे होंगे। तो इस चैप्टर में से क्रैमिंग वाला कोई चीज़ नहीं है। क्रैमिंग वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज। जो आपका जनरल नॉलेज है ये चैप्टर सारा का सारा उसके ऊपर बेस करता है, तो इसको सुनते जाएं। और आपने बस इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, वो ना हो कि आप इसे क्रैम करने बैठे हुए हैं, आप इसे रट्टा मारने बैठे हुए हैं। क्रैमिंग वाला सिनेरियो, रट्टे वाला सिनेरियो जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो इस चैप्टर में हम सारी वो ही बातें करेंगे जो आप पीआरसी के ज़माने से करके आ रहे हैं, जो आप पीआरसी के ज़माने से पढ़ के आए हैं। हम ऑलमोस्ट जो है वही बातें जो है वो इसमें कर रहे होंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सिस्टम ऑफ टैक्सेशन किस तरह से काम करता है। टेक्निकली ये इजी चैप्टर है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर जो है वो ये वाला है। लेकिन जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर में से भी बच्चों ने जो है वो मार्क्स सिक्योर नहीं किए। तो डैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि इतने आसान चैप्टर में से भी बच्चों के पासिंग मार्क्स ना आना। इट मीन्स अवाम नहीं पढ़ती, इलेक्टिव स्टडी करती है, चैप्टर छोड़ जाती है। अल्टीमेटली क्या होते हैं वो पास जो है वो नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। अब क्रैमिंग इस चैप्टर में नहीं है, आप सुनते जाएं और बाद में आपने इन तमाम चीज़ों को अपने अल्फाज में लिखना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सो अब पहला है कि टैक्स किसे कहते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम टैक्स 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 ही कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि टैक्स कहते किसे हैं, व्हाट इज टैक्सेशन, टैक्स क्या होता है। तो जवाब यही मिलता है कि जी गवर्नमेंट जो है जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे लेती है, रेवेन्यू लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। और जवाब भी बिल्कुल ठीक है। जो हुकूमत जो अपना खर्चा पूरा करने के लिए आवाम से पैसे लेती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो कोई बिजनेस तो कर नहीं रही, ना वो कोई बिजनेस मेकिंग एंटिटी है, ना कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के जराए हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। उन्होंने उन लिमिटेड जराए में ही रहते हुए सारा काम धंधा जो है वो करना होता है। अब 240 मिलियन की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी है, इनको मैनेज करना, इनको लेके चलना इज अ बिगेस्ट चैलेंज। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फंड्स चाहिए, कहाँ से लाएगी, तो वो टैक्सेस के जरिए ही लेती है। ऐसा नहीं होता कि शहबाज शरीफ रात को सोए सुबह उठकर पैसे आ जाएंगे, उसने पैसे अवाम से लेने हैं और उसने अवाम के ऊपर ही लगाने हैं। ये चीज़, एक चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि ये पैसा अवाम का है और अवाम के ऊपर ही इस्तेमाल हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अवाम का पैसा कहीं और इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। अवाम का पैसा अवाम पे इस्तेमाल होता है। आप सड़क आज जो इस्तेमाल करेंगे, उस सड़क का फायदा अवाम को मिल रहा है, वो अवाम के पैसों से अवाम के लिए बनाई गई है। आपकी जो गलियां बनी है अवाम के लिए हैं, सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं अवाम के लिए, स्कूल्स हैं अवाम के लिए। ये, ये पुलिस वगैरह जो है ये भी किसके लिए है, अवाम के लिए। फौज किसके लिए है, अवाम के लिए। मोटरवे बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं, अवाम के लिए जो है बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो किसके लिए है, अवाम के लिए ही हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। पूरी दुनिया में ऐसा जो है वो क्या है, ये होता है कि हर ममालिक में टैक्सेस जो है वो होते हैं।
गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अवाम से कलेक्ट करती है, देन वही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट अवाम के लिए स्पेंड करती है और अवाम को सहूलियत देती है। अब कुछ वेलफेयर स्टेट्स हैं, कुछ नॉन वेलफेयर स्टेट हैं। हर मुल्क में हुकूमत जो है वो टैक्स लेती है, इवन गल्फ में भी टैक्स है। गल्फ में भी वैट है, गल्फ में भी कॉर्पोरेट टैक्स है, पर्सनल इनकम नहीं, बट टैक्सेस हर जगह पे है। ये टैक्स से ही जो पैसा आएगा उसी से ही हुकूमत जो है अपने तमाम मामूलात जो है वो चलाएगी और उसी से ही कंट्री मैनेज होगा, साफ और सीधी बात है। तो अब टैक्स होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू रेज कर रही है, पैसे लेके आ रही है। अपने अखराजात जो है वो पूरे करने के जो है सारे खर्चे पूरे कर रही होती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये लीगली होता है, ये टैक्सेस की सारी कलेक्शन है, ये टैक्सेस की सारी कलेक्शन जो है वो लीगली तौर के ऊपर हो रही है, वो कानूनी तौर के ऊपर जो है वो हो रही होती है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट के कोई भी के टैक्स इधर आप टैक्स निकल लेंगे। हर टैक्स के पीछे, हर टैक्स के कलेक्शन के पीछे हुकूमत का हाथ जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए ये लीगली जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपसे अमाउंट ले रही होती है, आपकी इनकम के ऊपर, आपके एसेट्स के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कह रहे होते हैं। गॉट इट? उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, के हमारे मकसद क्या है, वह हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है इस टैक्स से, क्या हासिल करना चाहती है टैक्स से, व्हाई दे इम्पोज। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक सेकंड बाद, जस्ट जस्ट गवर्नमेंट। यार अब बात क्लियर हुई है? नाउ क्लियर और नॉट?
अब आवाज क्लियर है पहले से? हाँ भैया, अब आवाज क्लियर है? तो सवाल ये था कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? व्हाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स? व्हाट आर द रीजंस? तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने हासिल करने होते हैं टैक्सेस को इम्पोज करके। एक है आपके पास जिसको हम कहते हैं कि टैक्सेस के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी का मतलब है कि जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हुकूमत टैक्स क्यों लगा रही है, आपसे क्या जवाब होगा आप लोगों का? व्हाट दे आर इम्पोजिंग टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है? आपने कहा टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ताकि वो अपनी हुकूमत चला सके। तो एक तो ये हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हाँ ये है। दूसरा है कि वो टैक्सेस को इस्तेमाल करती है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज को लागू करने के लिए। और तीसरा ये है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, ताकि वो दौलत की मुंसिफाना तकसीम हो सके। अमीर से टैक्स ले लिया, गरीब से टैक्स ना लिया, अमीर से टैक्स लेके गरीबों पे लगा दिया, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन जो है वो कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, वो ये क्लियर है ये? अब उसके बाद इनके अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ मकासद होते हैं विच दे वांट्स टू अचीव। और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो है हमारा यही है। अगर आप इसके पास पेपर्स करेंगे, आप देखेंगे जो सबसे फेमस सवाल है वो यही है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लेकिन अभी तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव थे, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है, आपने कहा गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगा रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए पैसा टू कलेक्ट रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स जो है लगा रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मकासद हैं जो गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है, वो टैक्स के ऑब्जेक्टिव हैं। ये सवाल आप अगर देखें पास पेपर में कोई 7 से 8 दफा जो है वो यही सवाल जो है वो एज इट इज आया हुआ है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन क्या है। नॉन रेवेन्यू का मतलब क्या है कि पैसे के अलावा हुकूमत क्या कुछ अचीव करना चाहती है इन टैक्स के जरिए, वो हमने क्या करना है, बताना है। तो अब ये सारे आपके जनरल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहे हैं। दीज आर नॉट बेस्ड ऑन योर लाइक कि आप क्रैम नहीं करेंगे। ये सारी बातें वो हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट कर रही हैं। ये सारी बातें वो हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रही हैं, उससे जो है जिसका ताल्लुक है, उससे कंसर्न है आपका। तो ये हमने क्या करना है यहाँ पे, इनको डिस्कस आउट जो है वो करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन वीक इंटरप्राइजेज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो नहीं सही तरह काम कर पा रहे, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हुकूमत करे टैक्स लो। या अभी कोई इदारा नया खुला है, अभी उसके पास इतने सेल्स नहीं है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो गवर्नमेंट इन इदारों को सपोर्ट करती है।
अब वो सपोर्ट कैसे करती है गवर्नमेंट, कि उनको टैक्स माफ कर देती है कि हम आपका 5 साल के लिए टैक्स जो है वो नहीं लेंगे। अगर टैक्स का रेट पाकिस्तान में 30% है तो हम आपसे 20% टैक्स जो है वो ले लेंगे। आपको टैक्स माफ कर देगी, आपको सब्सिडीज दे देगी, आपको इस तरह के इंसेंटिव्स दे रही होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अचीव क्या कर रही है कि वीक इदारों को सपोर्ट कर रही है ताकि मजीद वो काम करें। एक नया इदारा फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने अपनी एक कंपनी लगाते हैं, आप आज अपनी कंपनी लगाएं, तो क्या 1 साल के बाद आप पे कंपनी सेल्स जनरेट करना शुरू हो जाएगी? क्या इतनी सेल्स होंगी कि आप प्रॉफिट पे टैक्स पे कर पाए? क्या टाइम लगेगा बताएं? एक नई कंपनी को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। और अगर उसको टाइम लगेगा, गवर्नमेंट साथ के नहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें हमारा टैक्स दो, हमें हमारा चाहिए हिस्सा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली जो है फिर बच्चे जो बिजनेस से बंद होंगे। फिर वो इनको बचाती है, कहती है यार ठीक है तुम हाफ टैक्स दे दो, आधी अमाउंट पे टैक्स पे कर दो, इंसेंटिसाइज करती है। अब यहाँ पे टैक्स माफ कर दिया, टैक्स का रेट कम कर दिया, लेकिन बेनिफिट क्या अचीव किया कि उन इदारों को सपोर्ट किया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। मेरा आप सबसे सवाल है, क्लास में फीमेल्स काफी ज्यादा बैठी हुई हैं। वैसे अभी आई कैप के जो रीसेंट स्टैट आए हैं ना, जो रीसेंट अटेम्प्ट के स्टैट्स आए हैं, उसमें फीमेल्स की परसेंटेज, फीमेल्स की रेशियो इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग सब्जेक्ट, in terms of CAF qualified, even in terms of merit certificate इंक्रीज हो गई हुई है। लाइक खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ पेपर क्लियरेंस, इन टर्म्स ऑफ कैफ क्वालिफिकेशन, फीमेल्स आर मोर लाइक जो है वो क्या कर रही है, कैफ कर रही है। तो लौंडे जो है लड़के वो इस यहाँ से भी जाएंगे फील्ड से। तो अल्टीमेटली फिर ये ना फर्म्स के आगे बैठ के पंक्चर लगा रहे होंगे, बिकॉज पढ़ना तो उन लोगों ने है नहीं। तो वंस आई रिमेम्बर व्हेन आई ज्वाइन सीए, कुछ अर्सा पहले की बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। तो जब हमारी ओरिएंटेशन थी ना, तो हमारी क्लास में कोई 3 फीमेल्स थी। एएफसी हमारा होता था। एट दैट टाइम हमारे सर ने कहा था कि ये एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, यहाँ पे फीमेल्स जो आती हैं इनको भी भाई बनना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि इनको बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो ये मेल डोमिनेटेड से आहिस्ता आहिस्ता फीमेल्स जो है इसमें आती जा रही है, क्वालिफिकेशन में, फार्म्स में, पेपर पास में, डिस्टिंक्शंस में। तो फेमस बड़ी जल्दी वो नाम बना रही हैं। तो अल्टीमेटली लड़के जो हैं वो पेंशन की दुकान में मिल रहे होंगे, क्योंकि लड़के जो है वो तो पढ़ते पढ़ते हैं नहीं। लड़के पता क्या करते हैं, एम्बेसडरशिप ज्वाइन करके ना 50-50 रुपए के ऊपर एम्बेसडरशिप बन के लोगों को सी फैप की जो है एडवाइस दे रहे होते हैं। तो बंदे बन जो। सवाल है फीमेल से, आप लोग बाजार गए हैं और आप लोगों ने एक विटामिन सी का सीरम लेना है। एक वो सीरम है जो मेड इन पाकिस्तान है, एक वो सीरम है जो मेड इन यूके है। कौन सा बाय करेंगे? देखिए झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने वाले को पाप लगेगा। तो क्या कसूर है पाकिस्तान में? जो पाकि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, लोग गुर्दा बेच लेते हैं यूके के प्रोडक्ट के लिए। क्या कसूर है पाकिस्तान का? रजा भाई आप कहाँ पे आ गए खवातीन में? सवाल खवातीन से हो रहा था। लड़का सीरम लगाता है, स्किन केयर कर रहा है। बेटा लड़कों को स्किन केयर की नीड नहीं होती, हमने बस साबुन से मुंह धोना है एंड हमारी स्किन चमक रही होती है, शाइन मारती है। ये इनकी स्किन केयर चाहिए। इनको पता नहीं कौन सा सीरम, कौन सा एसिड चाहिए होता है, हाइलोरोनिक एसिड, फलाना एसिड, ढिमकाना एसिड, ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं। हमने बस काले साबुन से मुंह धोना है, इससे बर्तन अमीर हो रही होती है। हमारी स्किन इतनी शाइन करती है, इतनी तो इनकी जिंदगी में शाइन नहीं कर सकती। तो हमारे लिए नहीं है, वी आर इम्यून टू दैट थिंग। तो इसका मतलब आप सारे क्या करेंगे? यूके पे जाएंगे। अच्छा, आपने हेड एंड शोल्डर बाय करना है, चले हेड एंड शोल्डर छोड़े, आपने टूथपेस्ट लेनी है। आप सारे दांत तो ब्रश करते ही होंगे ना, एज्यूमिंग दैट। तो मुझे समझ नहीं आती, लाइक आई जस्ट रियली वांट टू आस्क, छोटा बच्चा जो है वो ब्रश ना करे ना, समझ आती है कि इतने बड़े बड़े डंगर हो जाते हैं, ब्रश क्यों नहीं करते?
दैट इज बेसिक हाइजीन। क्यों नहीं ब्रश करते? खास तौर पर वो बच्चे जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, वो बात करते हैं, इंसान को फ्लू हुआ होना, उसका भी इलाज हो जाता है। इफेक्ट है, लाइक क्यों ब्रश नहीं करते? आई जस्ट वांट टू आस्क। चलिए, अब जो बच्चे ब्रश करते हैं, आपने टूथपेस्ट लेनी है, कोलगेट है, मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन थाईलैंड है, कौन सी लेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, ये जितने दिल से इन्होंने पाकिस्तान कहा है ना, ये कोई बंदा पाकिस्तान की टूथपेस्ट नहीं लेगा। मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ, अगर आप जाओगे ना इन दुकानों पे, आप कहेंगे भाई पाकिस्तान का नहीं यार, ये सही नहीं होगी, वो ज्यादा दांत चमकाएगी जो बाहर की होगी। ये ऐसे है, ये भाई हमारी है नेचर। मैं आपको अपनी बताता हूँ। मैं अब मुझे माउथ वॉश चाहिए होता है तो माउथ वॉश था इसका, ओरल बी का। एक ओरल बी था मेड इन पाकिस्तान, एक था ओरल बी जो यूके का था। मैं यूके वाला ही, एक ही रैक में पड़े हुए थे, मैं यूके वाला ही ओरल बी लेके आया और मैंने उसको यूज किया। मैं उसको चंद दिन यूज किया, मुझे बड़ा मजा आया, उसका मीठा सा टेस्ट और बड़ी स्वीट सी स्मेल थी। मैं बड़े मजे से रोज सुबह उठ कर ऑफिस आते हुए माउथ वॉश करके आ रहा हूँ। एक दिन ना वैसे मैंने बोतल टर्न की, देखा उसमें अल्कोहल था, वो हलाल नहीं था। तो उस दिन मुझे पछतावा कि यार मैं तो सही टुन हो रहा हूँ, मजा आ रहा है, मैं तो अल्कोहलिक माउथ वॉश जो है वो यूज कर रहा हूँ, दैट वाज इम्पोर्टेड वन। लेकिन एट दैट टाइम इतना स्केप्टिक होने के बावजूद जब मेरे पास पाकिस्तानी अल्टरनेटिव था, स्टिल मैंने क्या चीज बाय करने की कोशिश की जो फॉरेन होनी चाहिए। तो ये सबकी नेचर है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तान के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पसंद आएंगे। आप सऊदीया में होंगे, आपको सऊदीया के अलावा जो है वो प्रोडक्ट्स जो है पसंद आएंगे। तो हमेशा हर कंट्री में जो इम्पोर्टेड माल होता है वो बड़ा अच्छा होता है, ये साफ सीधी बात है। इम्पोर्टेड माल है जो बड़ा अच्छा होता है। अब इम्पोर्टेड माल जो है वो बड़ा अच्छा होता है, अगर वो आए, वो कंट्री में बिकना शुरू हो जाए, तो भाई आपके कंट्री में बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है, बिलियंस ऑफ रुपीस का प्लांट लगा है, बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री लगी है, तो क्या ये तबाह नहीं हो जाएगी? खुद सोच के बताएं। एक इन्वेस्टर, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं यहाँ पे आके 1 अरब रुपए की फैक्ट्री लगाता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना शुरू कर देता हूँ, सेल हो रही है, कुछ अरसे बाद उसका एक अल्टरनेटिव जो है सेम ब्रांड का बाहर का आके मिलना शुरू हो गया, तो क्या लोकली चीजें मेरी खरीदना बंद नहीं हो जाएंगी? लोकली मेरी चीजें भी बंद हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगा? नुकसान भी होगा। फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लॉ सेल्स की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हुकूमत इन सबको बचाती है। हुकूमतें करती है, वो कहती है जो इम्पोर्टेड सामान है उसको इतना महंगा कर दो, उसके ऊपर टैक्स जो है वो डबल कर दो। जब वो आप उसके ऊपर टैक्स डबल कर दोगे तो उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, जब वो पहुंच से बाहर हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। अब ऐसा ही होता है। वो हेड एंड शोल्डर जो मेड इन पाकिस्तान है उसके ऊपर टैक्स 18% है, वो हेड एंड शोल्डर जो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर टैक्स 25% है। आज से कुछ अर्से पहले 2020-21 में जो इम्पोर्टेड हेड एंड शोल्डर से इतना इम्पोर्ट हो गया, इतना इम्पोर्ट सामान हो गया, 18, 19, 20, 21 में इतना सामान कंज्यूमर गुड्स इम्पोर्ट हो गया कि आपकी हर लोकल मार्केट अल्फता, कारफूर, मेट्रो, ये इंपोर्टेड सामान से भर गई हुई थी। लोकली इनका कोई सामान नहीं खरीदता था, और वो इंपोर्टेड सामान की वजह से लोकली सेल्स खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने कहा भाई बैन करो इनको, बैन करो, बैन किया, रेट डबल किया। अब उसी कारफूर में, उसी अल्फता में इंपोर्टेड सामान भी पड़ा हुआ है, लोकल सामान भी पड़ा हुआ है। इंपोर्टेड जो टिश्यू है वो 900 रुपए का आ रहा है, जो लोकल डब्बा है वो 150 रुपए का आ रहा है। तो आवाम क्या यूज करेगी? 150 वाला यूज करेगी। तो इससे अल्टीमेटली लोकल जो इंडस्ट्री है उसकी क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है। तो इसके लिए भी है, गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? इस्तेमाल कर रही होती है। तो यहाँ पर टैक्स ही है। अब इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स उसने ज्यादा कर दिया, बट ये ज्यादा टैक्स जो है वो बेसिकली लोकल गुड्स को जो है वो क्या हो उसके लिए है, प्रोवाइड, बचाने के लिए है। इज दैट क्लियर?
भाई आप लोग कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकल माल ही बड़ा अच्छा होता है। अब लोकल के ऊपर आए हैं, लोकल के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ है, तो लोकल की चीजें बढ़ना शुरू हो गई हैं। 2022 में आपके लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में और 2000 अब की लोकल गुड्स की क्वालिटी में इन्हें सामान का फर्क आ रहा है। आपके लोकल इंडस्ट्री को compete करना आ गया, लोकल इंडस्ट्री को अपना जो गुड्स है उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ानी आ गई है। तो ये ऐसे होता है। अब पाकिस्तान के ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको तो पता ही नहीं है, अभी आपने दुनिया देखी नहीं है। जो दुनिया के मशहूर ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं और एक्सपोर्ट्स होते हैं। जैसे एक ब्रांड है, शायद बॉयज को पता हो, आप में से किसी को बाइक का शौक है, बाइक राइडिंग का, मुझे तो बहुत शौक है बाइक राइडिंग का। तभी मैं 2 दिन पहले चित्राल से आया हूँ 1800-1600 किलोमीटर बाइक चला के। लग समझ गई है, अल्लाह माफ करे, मेरी कमर सीधी नहीं हो रही है अभी तक। तो एक ब्रांड है, उसका नाम है डियोर, DU/ER। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स है जो जीन्स और ट्राउजर्स और शर्ट्स बना रहा होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जीन्स बनती है यहाँ पे, जिसकी रिटेल प्राइस जो है वो अराउंड $200 से शुरू होती है। अगर किसी को पता है, आइडिया है आपको, कैनेडियन बेस्ड ब्रांड है, $200 से शुरू होता है डियोर। वो DIOR वाला नहीं, DU/ER वाला, DIOR बेसिकली कहते हैं इसको। पता है कहाँ बनता है ये लाहौर में मुल्तान रोड पे फैक्ट्री सारा वहां बनता है। तो पाकिस्तान में बनता है पाकिस्तान में ब्रांड बन के कि सारे का सारा जो है वो बाहर जाता है, फिर वहां से यहाँ पे आता है। आपका डेनिम यहाँ बनता है, आपका लेविस यहाँ बनता है। उसके अलावा और बड़े से आपका अपोलो सारा यहाँ बन रहा होता है। ब्रांड बाहर का बेशक, वो नेमिंग बाहर के बनता है यहाँ पे, वो क्वालिटी सारी यहाँ पे बनती है। तो क्वालिटी मेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बेतहाशा है। उसके बाद गोमिला। गोमिला तो प्योर पाकिस्तानी बेस्ड ब्रांड है, और एक्सपोर्ट्स भी सारी यहाँ से करते हैं, और इंटरनेशनली इसकी जो सेल्स है, आपकी सोच है। तो पाकिस्तान की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये है ना आपका मेड इन पाकिस्तान ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम होना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा यकीन भी करें। अब इसका मतलब विटामिन C का सीरम जो है वो आपने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना, बाहर का इस्तेमाल नहीं करना। इनसे का बहुत महंगा मिलेगा, जोरिल का बहुत महंगा मिलेगा, और कौन सा होता है अच्छी कंपनी, आपने अलग इस्तेमाल करना है गोल्डन पल्क वाला। ठीक है। ऑर्डरी के भी अच्छा होता है, ऑर्डरी का सबसे महंगा होता है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। उसके बाद है कि टैक्सेस को गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हुकूमत चाहती है कभी प्रमोट ना हो, ये वेप्स, सिगरेट्स, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पान छालिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस हाई करती है, ताकि ये इतने महंगे हो जो लोग इनमें आए ही ना। लेकिन भाई ये अवाम है, छूटे वाली अवाम ऐसी अवाम होती है जो कहते हैं कि अगर सिगरेट 1000 रुपए का भी हो जाएगा ना, ये सूटा मार के रहेंगे, इनके लिए रिस्क होता है ये। लेकिन गवर्नमेंट इसको हमेशा निगेट करती है हर बजट में। सिगरेट्स के ऊपर, पानों के ऊपर, छालिया के ऊपर, तंबाकू जो है उसके ऊपर टैक्सेस हाई करती है। वेप्स हो गया, शीशा हो गया, ये सारे अनडिजायरेबल सेक्टर्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट खत्म करने की कोशिश करती है। आजकल ना पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा अलमी है कि हमें कूल बनने के लिए ना, सो कॉल्ड कूल बनने के लिए हमें स्मोक करना पड़ता है, हमें कूल बनने के लिए जो है वेप इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज वेरी बैड थिंग। आप वो इम्प्रेशन सेट कर रहे हैं विच इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। आपका इम्प्रेशन वो होना चाहिए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। चीज रखेगा। जितने हैं ना आजकल लोग ये वेप कर रहे हैं, शीशा कर रहे हैं, या सिगरेट्स पी रहे होते हैं, इस सिंपल एक सवाल है, कल को अल्लाह ने आपको औलाद देनी है, वुड यू लाइक कि आपकी औलाद भी बैठ के आपके साथ जोड़े बना के पी रही हो, सुट्टे मार रही हो, और अब्बा छुटा लवा और बाबा भी कह रहा है छुटा लवा?
ऐसे होगा? दोनों चरसी और माँ पे बाप जो है लगे लगे हुए हैं, ऐसा होगा? तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंजूरियस तो हेल्थ है, नहीं करनी चाहिए। तो सुट्टे, वेप्स, सिगार, सिगरेट्स, इनको जितना पॉसिबल है अवॉइड करें, बेहतर होगा आपके लिए। और ये निकोटीन एडिक्शन बड़ी गंदी होती है। अब वो आजकल वीलोज भी आ गई हैं, पाउचेस आ गई हैं, चर्स का दूसरा नाम वीलो है। इससे बेहतर निस्वार खा लो भाई, वो फिर भी तुम्हें कम डैमेज करेगी। अभी ना मैं चित्राल में बाइक टूर पे था ना, तो पहाड़ पे बैठा हुआ, बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके, तो वहां पे ना बंदा आके ना मेहमान नवाजी क्या कर रहा है। अब उसके जेब में ना निस्वार है। कहता है, निस्वार ले लें? मैंने कहा भाई नहीं लेनी मैंने। कहता ले 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 ले, मेहमान नवाजी में उसकी शक्ल देख लो, तुझे मिलता तो मैं निस्वार खाऊंगा? अजीब आदमी। तो अवाम के भी अपने अपने। तो ये चीज आपने याद रखनी है, टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। आपके ख्याल से और कौन से सेक्टर्स जो है अनडिजायरेबल हो सकते हैं, बताएं? और कौन से सेक्टर्स अनडिजायरेबल हो सकते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स। अब उधर मेडिसिन भी ड्रग्स हैं। आपका लिटरली जो लिक्वर है ये भी ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। आपका ये जो एफिनेफ्रीन है, बेसिकली दैट इज ड्रग, जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, विच इज आपके नर्व्स को क्या कहते हैं, रिलीज करती है। लेकिन वो इतनी महंगी कर दिया कि भाई लोग खाए ना पिए ना। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट जो है वो कर रही होती है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी? कि टैक्स को डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह इस्तेमाल करना है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है हिसाब किताब रखना। और यहाँ पे हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं, तो टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन मतलब कैसे, हाउ दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, बताएं? Recording movement of wealth among other non-other. Like how government achieve that documentation? What is the process behind that? How they are going to achieve the documentation of economy by using tax? Basically, we are discussing about the tax. We are using tax. Then how government are going to use the tax for documentation purpose? आपको पता है पाकिस्तान में जो पैरेलल इकोनॉमी है वो कैश बेस्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इवन आप कभी न्यूट्रल होके ना कभी लोगों में जाइएगा, विजिट कीजिएगा, शहर शहर फिरिएगा। पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, पाकिस्तान की स्टेट गरीब है। ये बड़े बड़े बाजार है, खवातीन को तो पता भी होगा इस चीज का। ये बड़े बड़े बाजार है, आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं। खासतौर पर ईद आएगी, ये जैसे लाहौर की मैं बात करता हूँ, अनारकली हो गया, शालम मार्केट हो गया, इछा हो गया, ये बड़े बड़े बाजार है। आपने कभी गौर किया कि ये कैश पे सामान देते हैं, कभी आपसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, कार्ड नहीं पकड़ते? ऐसा है क्या नहीं? आप जाएं अकबरी मार्केट में, अकबरी मार्केट इज द होलसेल मार्केट, पूरे के पूरे इस रीजन को ये स्पाइसेस सप्लाई करती है, इतनी बड़ी मार्केट है। सर वहां पे इजी पैसे का, कार्ड का, अकाउंट का कंसेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं जितना माल है उधार ले जाओ, पेमेंट कैश में। वो आपको उधार पे देने पे एग्री है, वो कैश पे ही देंगे, लेकिन वो बैंक नहीं देंगे। आप कहें सर मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं, दे दें प्लीज दे दें, कहेगा भाई ऐ सामान चुको, लियो उधार से लियो, पेमेंट कल कर दी, परसों कर दी, बैंक से आके ले दी, कैश में देना नहीं करते, नहीं रिकॉर्ड होता, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होता। ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अब किसकी कितनी सेल्स है, किसकी कितनी परचेज है, नहीं पता। अब एक दुकानदार, निक्का सा दुकानदार बैठा हुआ है शालमी मार्केट में, या एक निक्का सा दुकानदार बैठा हुआ है अपना इसके नारकली में, उसकी कितनी सेल्स है? वो महीने में वो दिन का 10 लाख का बेचे, और के जी देखिए मेरे पास लाख रुपया आया है, अब कैश लाख रुपया है, उसने लाख रुपया शो किया, 9 लाख गायब कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। लिबर्टी मार्केट में जो इंडियोर का शोरूम है,
एंड्योर का जो आउटलेट है, उसके बाद एक बंदा बैठते हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ ना एक काउंटर है, छोटा सा काउंटर है, जो लेसिस एंड लड़कियों लेसिस, आपको पता होगा ये लेसिस वगैरह, रिबन्स वगैरह वो बेचता है। उसने सिर्फ उस दुकान से जो लेसिस रिबन्स की लिबर्टी में है, उससे उसके 3 घर हैं लाहौर में, और एक उसने भी करंटली डीएचए में घर बनाया है, और सारी इकोनॉमी उसकी वहां से है, लेकिन टैक्स वो नहीं पे करता। लेकिन आप कल को जाएंगे, आप आर्टिकल्स करेंगे, आपको स्टाइपेंड आएगा ना 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, वो गवर्नमेंट को पता होगा। मेरे अकाउंट में लाख रुपया आएगा, गवर्नमेंट को पता भाई लाख रुपये अकाउंट में आया है, हिसाब दो। तो गवर्नमेंट अब क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है यार ये जो है ना आपकी कैश बेस्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप केपीके में जाएं, आप लुधियाना में ट्रैवल करें, आप जाएं इंटीरियर सिंध में जाएं, या आप जो है साउथ पंजाब में, या जो आपका पंजाब के इंटीरियर के इलाके आप यहाँ पे चले जाएं, भाई यहाँ पे जाएंगे लोग कैश ही है, कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। बड़े शहरों में लाहौर, कराची, हैदराबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, यहाँ पे फिर भी कंसेप्ट है, बाकी शहरों में तो कंसेप्ट ही नहीं है इस चीज का। और फिर अब गवर्नमेंट को पता है कि यार लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग अन्य वहां सेल्स कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए घरों से सेल्स कर रहे हैं, घरों से ऑपरेट कर रहे हैं, घरों घरों में अपने वेंचर्स खोल के बैठे हुए हैं, लाखों की सेल्स कर रहे हैं, हमें रिकॉर्ड दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने कोई कैश बेस्ड काम किया ना, हम तो फाइन कर देंगे, हम तुम्हें डबल टैक्स लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कैश पे अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो, अगर 2% का टैक्स है, हम तुमसे लेंगे 15% का टैक्स। तुमने अगर कैश के ऊपर गाड़ी खरीदी, तो रजिस्ट्रेशन फीस अगर 2 लाख है, हम 9 लाख रुपया लेंगे। वो कैश को इतना महंगा कर देते हैं, कहते हैं भाई आओ बैंक से ट्रांजेक्शन करो, जो पैसे वसूल हुए हैं बैंक में रखो, जो पेमेंट की है बैंक से करो, जो गाड़ी ली है बैंक से लो, जो घर ली है बैंक से लो, अपने एक्सपेंसेस सारे बैंक से करो। जब आप सारा कुछ बैंक से करना शुरू करेंगे, तो क्या आपकी तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास, कि हाँ इसने 10 लाख का कमाया, इसने 8 लाख खर्चा किया, 3 लाख इसको इस बंदे ने दिया, 2 लाख इसने वहां पे दिया। तो क्या हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाएगी? और जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जब हर चीज की बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जब आपकी हर चीज की ट्रेल जो है वो बन रही है, तो क्या एट दैट टाइम गवर्नमेंट के लिए आपकी टैक्स की असेसमेंट, आपकी इनकम की असेसमेंट इजी नहीं हो जाएगी? बताएं। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया है, गवर्नमेंट ने कहा भाई कैश की बैन है, बैंक से करें। बैंक से करने पे वो आपको रिलीफ दे रहे हैं कि तुम बैंक से प्रॉपर्टी लो, 1% टैक्स, तुम बैंक से अपना गाड़ी लो, हाफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन फायदा कितना कुछ दे रहा, फायदा कितना कुछ हो रहा है। जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप खाना खाते हैं, आप कैश पे बिल पे करेंगे, 16% टैक्स है। आप कार्ड से पेमेंट करेंगे, 6% टैक्स है। 10% टैक्स सेव हो रहा है। वो 10% जो टैक्स का फायदा है, वो इसलिए कि गवर्नमेंट को लग गया, बताया फलाना बंदा है, ये हर महीने अपने यहाँ यहाँ खाने पीने पे खर्च करता है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो ये गवर्नमेंट किससे अचीव कर रही है? टैक्स से ही अचीव कर रही होती है। हाँ भी क्लियर है। उसके बाद है, गवर्नमेंट टैक्सेस को ही इस्तेमाल करती है एज अ टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके ख्याल से जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट पैसे दे रही है, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से पैसे हैं। ये जो सच्चा बच्चा स्कीम चल रही होती है, दही प्रोग्राम है, डिस्पेंसरीज हैं, सेहत कार्ड है, या अभी जो अभी आपने देखा होगा 1 महीना पहले पेट्रोल महंगा किया गवर्नमेंट ने अप्रैल के मंथ में, और साथ ही अनाउंस कर दिया कि पंजाब के बड़े शहरों में, लाहौर में मेट्रो जो है वो फ्री है, स्पीडो जो है वो फ्री कर दी है। तो ये सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस से आ रहे हैं। टैक्सेस से ही गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? कमा रही होती है। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स को ही इस्तेमाल करती है एज अ निगोशिएशन टूल बिटवीन टू कंट्रीज। ये मोटरवे किसने बनाया है? लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे जो है किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया है। गेस करें किसने बनाया? कोरिया, कोरियन बेस्ड कंपनी ने बनाया। ये जो सी पैक का रूट बन रहा है, सी पैक के तहत जो मोटरवेज बने हैं,
ये किसने बनाए हैं? चाइना ने बनाए हैं। आपके कंट्रीज में जो डैम्स बन रहे हैं, डैम्स कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। ये जो लाहौर की मेट्रो बस है, मेट्रो बस ये बनाई है टर्किश कंपनी अलबेराक ने। ओएलटी जो है ये किससे बनाई है? चाइना ने बनाई है। तो आपके ख्याल से जब गवर्नमेंट इनको लेके आती है कि जी हमारे लिए काम कर दे, बना दे, तो क्या ये ऐसे ही मान जाते हैं कि ठीक है जी, चाइना जो है उसने कहा ठीक है मैं 50 अरब रुपया लाख कंट्री में लगा दूंगा, ऐसे ही लगा देंगे वो? आप उनसे निगोशिएट करते हैं, आप उनसे निगोशिएट करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि भाईजान ये प्रोजेक्ट जो है ये आओ, इसको लगा दो, 5 साल तक जो है तुम पैसे कमाना, तुम प्रॉफिट लेना, उसके बाद जो है टैक्स भी हम तुम्हें माफ कर देंगे। इस तरह गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट कहती है फॉर एग्जांपल सऊदीया को कि जी आपकी रिफाइनरी जो है, आप आके हमारी कंट्री में जो है वो रिफाइनरी लगा लें, आप हमारी कंट्री में रिफाइनरी लगाएं तेल की, यहाँ तेल रिफाइन करें, हम आपको 5 साल के टैक्स माफ कर देंगे, या आपकी इनकम के ऊपर हम टैक्स जो है वो हाफ कर देंगे। इस तरह आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं टू कम टू इन्वेस्ट। डिफरेंट कंट्री से ट्रेड करते हैं, चाइना से ट्रेड करते हैं कि यार आप ये काम कर दो, टैक्स आप बिजनेस करता है पाकिस्तान में कोई भी, उसका रेट जो है 29% है, लेकिन चूंकि आप करोगे तो हम आपको 10% टैक्स जो है वो ले लेंगे। जैसे कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट है बहावलपुर में, टोटली बिल्ड बाय चाइनीज है, रेवेन्यू भी चाइनीज का है, लेकिन टैक्स जो है वो कम किया हुआ है। अभी ये जो ईवी रेगुलेशन आई है, चाइनीज बाइक्स आई हैं, चाइनीज बैटरीज बना रही हैं, चाइनीज कंपनीज आके लग रही हैं ग्रीन फील्ड के अंदर, इनको टैक्स माफ किया है गवर्नमेंट ने। तो टैक्सेस को प्ले करते हुए ही ये क्या करते हैं, बिगेस्ट इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, लेके आ रहे होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए भी टैक्स को इस्तेमाल होता है। अगर आपका कंट्री डिप्रेशन में है, इकॉनमी डाउन जा रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कंट्री आपका ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो जो है वो गवर्नमेंट चेंज कर रही है। उसके बाद माशरे में इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इस्तेमाल करती है। अमीर से टैक्स लेती है, गरीब पे टैक्स लगाती है, और ये लगाती है। हमने ना अपने गवर्नमेंट को बड़ा बदनाम किया हुआ है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है और अवाम पे ही लगाती है। देखें सरकारी स्कूल में मियाँ मंशा का बच्चा नहीं पढ़ना, सरकारी हॉस्पिटल्स में मियाँ मंशा के लादर ट्रीटमेंट लेना, अवाम के लिए बनाई होती है, सड़कें भी अवाम के लिए, सारा कुछ गवर्नमेंट अवाम के लिए ही कर रही होती है। ओके। तो ये सारे क्या है, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। आपको पता है लास्ट ईयर आज के दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लास्ट ईयर क्या किया? बनियान मरसूस में क्या हुआ था? बचाया था पकड़ के, मारा था। आप देखें आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन था, उसको आपने ऐसा ऐसा रख के बजाया, आपने वॉर जीती। हमने मुतालिया पाकिस्तान ने पढ़ा था और हमने देखा कि भाई हमने बहुत मारा है, कि मोदी ने जाके ट्रंप को बताया, ट्रंप ने 6-0 कराया, और 1 साल से ट्रंप मोदी को हर उस जगह पर रोल रहा है जहां पर रोला जा सकता है। ट्रंप सोते हुए भी 6-0 कहता था, उल्टा भी कहता था। आप खुद सोचें कि एक तरफ इंडिया और इसराइल, इसराइल के ड्रोन्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, एक तरफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान की फोर्सेस कितनी एफिशिएंट थी कि उसने इंडिया को हरा दिया, जो उनकी बैटरी थी रशिया की वो उड़ा दी, उनके राफेल जो है वो गिरा दिया, उनका मिग गिरा दिया, उनका एसयू गिरा दिया। तो वो जो आपकी लोकल एफिशिएंसी है फोर्सेस की, ये बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए भी टैक्स इस्तेमाल होते हैं। ये जो हम कहते हैं ना हम हर साल फौज को बजट देते हैं, वो बजट के पैसे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इस्तेमाल करती है। आप खुद सोचें, अपने बड़ों से पूछिएगा, आज से 20 साल पहले पुलिस का निज़ाम
और आज के दिन का, क्योंकि मैं पंजाब लाहौर बेस्ड हूँ, मैं लाहौर बेस्ड की बात करूंगा, पुलिस का निज़ाम क्या तब्दील है कि नहीं? चले आप भी, अब तो उम्र आपकी 20+ ही होगी, 20 साल दुनिया में आपने भी रह लिए हैं, बचपन की पुलिस का निज़ाम कभी सुना हो और आज की पुलिस का निज़ाम चेंज है कि नहीं? एक हर चीज बारकोड ऑपरेटेड है, हर चीज ऑनलाइन होती है, हर चीज की जो है वो स्क्रूटनी हो रही होती है, तो वो इस निज़ाम में एफिशिएंसीज आ रही है, फोर्सेस में एफिशिएंसी आ रही है, इनकी हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, अपग्रेड कर रही होती है। तो यहाँ टैक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुलिस का असला आएगा, फौज का असला आएगा, टैक्सेस से ही आ रहा होगा। ठीक है। उसके अलावा मार्केट में जो मोनोपोली बन जाती है, मोनोपोली को खत्म करने के लिए भी टैक्स जो है वो क्या करती है, इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नहीं, अब तो पुलिस कम करप्ट हो गई है, पहले पुलिस वाला करप्ट थी। मैं देखो लाहौर बेस पकड़ूंगा, लाहौर में इस वक्त सुकून है, लाहौर पंजाब में बहुत सुकून है, पंजाब के बड़े शहरों में सुकून है। पंजाब के बड़े शहर में कोई पुलिस कोई पंगा करते, एक वीडियो की सिर्फ है बात, एक वीडियो लीक हो गई तो पुलिस वाला गया। खौफ है, लाहौर में खौफ है बकायदा। ठीक है, मुझे अभी कल चला दूंगा 2500 रुपये का, ट्रैफिक पुलिस ने की है मनहूस। अभी जो हम, ये क्लियर सवाल? इतना बदतमीज है पुलिस वाला, गाड़ी रोकी है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर 2500। मैंने कहा यार बात तो सुन ले, कहते सर नहीं नहीं नहीं, 2500 के बाद जितनी बातें करनी है करेंगे, चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा भाई थोड़ी सी बात, तो सर बात नहीं सुननी, 2500 का चालान आपका हो गया है, आप पे करें, फिर हम दोनों सड़क के किनारे बैठे बात करेंगे। अब मैंने कहा यार इसने सीधा क्या गया कि भाई ले लो, मैंने कहा, ले लो फिर, क्या कह सकते हैं। तो एफिशिएंसी अच्छी अच्छी लगी मुझे पुलिस की एफिशिएंसी। ये सवाल क्लियर है? अब जितनी हमने बात की है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की, आपके पास बुक होगी, सबके पास बुक्स हैं। अब मुझे खुद बताएं, खुद बताएं, क्या इन तमाम बातों में कोई चीज क्रैम करने वाली थी, रट्टा मारने वाली थी? ये सारा कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो सवाल टेस्ट हुआ है वो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के, 7 से 8 दफा आया होगा। भाई मेरा स्टूडेंट है, अभी उसने 2 4 5 बचे थे लास्ट सेशन में, उन्होंने दिसंबर नवंबर की पीआरसी क्लियर करने के बाद दिसंबर 6 को ज्वाइन किया फास्ट ट्रैक, 2 पेपर दिए हैं, डाटा का और टेक्स्ट का, दोनों क्लियर हुए हैं। तो भाई उससे ज़्यादा टाइम आपके पास। अभी इसके पास कितना टाइम है? यू हैव मई जून जुलाई आधा अगस्त, 3.5 महीने में अगर उन्होंने 36 लेक्चर में पूरा टेक्स्ट और डाटा निकाल दिए। पास करने वाले 10 दिनों में कर देते, ना करने वाले 10 साल में नहीं करते। एनीवेज, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हैं? बताएं। टैक्स मतलब कि सब्जेक्ट है कि नहीं? इसलिए सबसे गंदा रिजल्ट टैक्स का आता है, 31%। खुदा आधा वास्ता यार पास हुई हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके साथ ही रिलेटेड है, ये 2 क्वेश्चन है जो पेपर में पैरेलल आते हैं। एक टैक्स एज मीन फॉर डेवलपमेंट, एक ये आपको मिलेगा, और एक आपको मिलेगा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हमने तफसील में डिस्कस कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि टैक्सेस को हम एज अ डेवलपमेंट के तौर के ऊपर कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, या तरक्की के लिए टैक्स का क्या रोल है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो सारी बात ये भी जनरल नॉलेज की है। अब देखिए, इस कंट्री में वेलफेयर करना किसका काम है?
वेलफेयर किसका काम है? आप खुद सोचें, वेलफेयर करना, लोगों की फलाह बहबूद करना, लोगों के पास जाना, लोगों की हर चीज को सुनना समझना, किसका काम है? हुकूमत का काम है। किसका काम है? हुकूमत का काम है। सर, 240 मिलियन, 24 करोड़ की आबादी है आपकी। इसकी 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। क्या हुकूमत हर जगह कोने में जाके हर बंदे की हेल्प कर सकती है? सोच के बताइए। नहीं कर सकती। ऐसे ही है ना? इवन दे ट्राई, नहीं कर सकती। फिर गवर्नमेंट का काम है कि किसी इदारे, किसी जगह को डेवलप करना, वहाँ रोजगार के मौके जो है वो लेके आना, तरक्की देना। लेकिन गवर्नमेंट के पास वसाइल जो है वो तो महदूद है। गवर्नमेंट करना भी चाहे तो अपने वसाइल के हाथों क्या होती है, मारी जाती है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट वांट्स के एक इलाका तरक्की करे। गवर्नमेंट वांट्स के एक स्पेसिफिक शहर जो है तरक्की करे। क्योंकि बड़े शहरों में आवाम का इन्फ्लक्स है, लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर कराची में मूव हो रहे हैं, गांव वीरान हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि यार लोग वहां पे आके काम करें। अब वहां पे रह के काम करने की बात करें तो लोग कहते हैं भाई यहाँ पे रोजगार के मौके नहीं है। तो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी इलाके को ग्रो करना, किसी इलाके को तरक्की देना, तो क्या करेगी? वो उसको ट्रेड फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर कर देगी, या टैक्स फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर कर देगी, या इकोनॉमिक जोन जो है वो डिक्लेयर कर देगी। अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा जी, ये एरिया है, यहाँ पे आओ, यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे जी? हम आपका टैक्स जो है वो हाफ कर देंगे। या क्या बेनिफिट देंगे? या हम आपका टैक्स हाफ कर देंगे। आपको अगर पूरे मुल्क में बिजली 50 रुपए यूनिट है, हम आपसे 20 रुपए यूनिट लेंगे। आपको अगर टैक्स का रेट 30% है, हम 10% ले लेंगे। आपको सस्ते इंपोर्ट कर देंगे। आपको मार्केट सस्ता लोन जो है वो लेके दे देंगे। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% है, आप हमें 6 पे दे देना। तो ये बेनिफिट देते हैं किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट को। किसको? बिजनेसमैन को। कि यार तुम लोग जो दाएं बाएं बैठे हुए परेशान हो रहे हो, तो बेहतर है कि तुम यहाँ पे आओ। ये इलाका हम बना के दे रहे हैं, ये ट्रेड फ्री जोन है, ये बिजनेस जोन है, यहाँ पे लाके फैक्ट्री लगाओ। आपने जोन बनाया। अब एक अगर बिजनेसमैन आएगा, वो उस जोन में फैक्ट्री बनाएगा, उस एक कारखाने से पता है कितनी तरक्की होगी? एक फैक्ट्री लगने से हजारों खानदान बनेंगे। जब फैक्ट्री लगेगी तो वहां के लोकल जो मजदूर होंगे, क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? सोच के बताएं। जब उनको रोजगार मिलेगा तो वो इलाका जो है डेवलप होना शुरू होगा। अब वो फैक्ट्री लगी, हुकूमत ने कहा, बिजनेस बनाया, फैक्ट्री लगा दी। अब वहाँ के लोकल लोग काम करना शुरू करेंगे, कुछ लोग बाहर से हैं काम करना शुरू करेंगे। और तो अवाम, उन मजदूरों की रिहाइश के लिए वहाँ कुछ घर बनेंगे, कमरे बनेंगे। तो फिर वहां पे एक छोटा तंदूर बन जाएगा, एक होटल बन जाएगा। फिर लोग अपनी फैमिलीज को लेके मूव करेंगे, कुछ और डेवलपमेंट वहां पे होगी। फिर डिस्पेंसरी आ जाएगी, कल कोई छोटा सा क्लिनिक बन जाएगा। फैमिलीज बढ़ेंगी, आबादी आएगी। कल को बन जाएगा वहां पे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बन जाएगा तो ज्यादा आबादी होगी, तो ग्रोसरी शॉप्स बनेंगी, मार्केट्स बनेंगी। तो देखा देखी चंद सालों में वो जो बिल्कुल उजाड़ था, जंगल था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना बंदे ना बंदे की जात थी, 20 सालों में वहां पे पूरा शहर आबाद हुआ होगा। तो क्या गवर्नमेंट ने खुद बंदे ला ला के बिठाए हैं बात करने के लिए? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने बस एक इलाके को कहते कि भाई आपका ट्रेड फ्री जोन है, वहां पे इंडस्ट्री लगी। उस इंडस्ट्री से पूरे का पूरा जो है वो एरिया क्या हो गया? डेवलप हो गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो। सुने? आज से ना 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले सुंदर के करीब बंदा भी नहीं जाता था। खौफ आता था। दाएं बाएं खेत है, डाकू पड़ते हैं, ये और वो। अब जाके आप सुंदर का हाल देखें। अब सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में
बहरिया टाउन पहुंच गया, लेक सिटी है, फजाया है, उस जहान की सोसाइटीज आ गई हैं, वो इतना डेवलप हो गया है कि वहां पे प्रॉपर्टी का रेट लाहौर शहर से महंगा हो गया है, इतना डेवलप्ड एरिया हो गया। सेम गोज विद द रवात इंडस्ट्रियल स्टेट, रवात में लोग पूछते नहीं थे, अब वो डेवलप हुआ है। खटर इंडस्ट्रियल स्टेट है, वाह के पास बना हुआ है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद में, कराची में है, कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो गवर्नमेंट ये एरिया ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट एरियाज को डिक्लेयर करती है, फिर उस एरियाज को डिक्लेयर करने के बाद वहाँ तरक्की होती है, और गवर्नमेंट अपने ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करती है। समझते ही लगी। उसके बाद ये हमने बात कर ली है कि गवर्नमेंट अमीर आदमी का टैक्स ज़्यादा लेती है, गरीब आदमी का टैक्स जो है वो क्या करती है, कम लेती है। अमीर आदमी से टैक्स लेती है हाई रेट के ऊपर, गरीब आदमी टैक्स लेती है किसके ऊपर, लो रेट के ऊपर ले रही होती है, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या करे, हो सके। ये भी हमने डिस्कस आउट कर लिया होगा। उसके बाद ये कस्टम वाली बात करें कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका इम्पोर्टेड गुड्स है उस पर टैक्स ज़्यादा कर देती है, लोकल गुड्स पर टैक्स जो है वो कम रखते हैं, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके। फिर टैक्स क्रेडिट्स, हम आगे जाके हमारा एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7 होगा इनकम टैक्स का, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स क्रेडिट, कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 1,000 रुपया, और गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपया जो है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया, आपका टैक्स माफ कर दिया। तो गवर्नमेंट जो टैक्स माफ करती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, टैक्स क्रेडिट जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि आप डोनेशंस करेंगे, आप चैरिटी करेंगे, तो उसके ऊपर जो है वो क्या मिलेगा आपको, टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा होगा। आपका टैक्स जो है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देगी, माफ कर देगी। ओके। उसके बाद है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, इनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्सेस जो है वो लगा रही होती है, टैक्सेस कम कर रही होती है, सब्सिडीज दे रही होती है। सस्ते ट्रैक्टर्स जो होते हैं, सस्ती खाद होगी, सस्ते बीज जो है गवर्नमेंट जो है वो ये ऑफर कर रही होती है। उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, अब देखें, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये चैरिटी कर रहा है, उसको डोनेशंस मिल रही हैं। अब डोनेशंस बेसिकली आप रेज कर रहे हैं, आप सदका वगैरह पकड़ रहे होते हैं, तो बेसिकली दी सदका जो है, ये सारा कुछ जो है ये क्या होते हैं, ये आपका एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू तो है। इन सदके वगैरह जो है ये सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू तो है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगाती, डोनेशंस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाते। क्या किया हुआ है, उस टैक्सेस को एग्जाम कर देती है, माफ कर देती है, ये भी इसमें आ रहे होते हैं। तो ये कुछ आपके क्या थे, टैक्सेस का इस्तेमाल करना था एज अ टूल्स फॉर डेवलपमेंट के तौर के। हाँ वे क्लियर है। ये टैक्सेस एंड मीन फॉर डेवलपमेंट, नंबर 1, और नंबर 2 जो हो गया टैक्सेस एज नॉन रेवेन्यू टैक्सेस, ये दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा पेपर में आए हुए हैं। सारी बात जो है ये बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज है, इसको आपने करना है। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, और कल हम अपने चैप्टर को फिर खत्म कर रहे हैं। ओके।